हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट्स की वीडियो नंबर 2, दैट इज पार्ट नंबर 2। तो मैंने लास्ट क्लास में बच्चों आपको सिलेबस के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि भाई एसएससी कौन होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो आपका सिलेबस है असेसमेंट ईयर 2025-26। तो उससे पहले वाला जो साल है वो प्रीवियस ईयर है 2024-25। तो 2024-25 में आपने जो कमाया उसका टैक्स हमें 2025-26 में देना है। तो हमें असेसमेंट ईयर 2025-26 के रूल्स के हिसाब से आपका सिलेबस हमें कवर करना है। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम समझते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या समझते हैं बच्चों? रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है सर, ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? ठीक है, एक बंदा इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। सर, रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ये कहता है कि रेजिडेंट हो या नहीं हो। सर, हमने तो कभी ऐसा सुना था कि इंडिया की सिटीजनशिप, हमने तो वर्ड सिटीजनशिप सुना था। भाई, सिटीजनशिप एक अलग कंसेप्ट होता है, रेजिडेंटशिप एक अलग कंसेप्ट होता है। ठीक है, सिटीजनशिप तो ये हो गया कि आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडिया के सिटीजन हो, या आपके मम्मी पापा, मतलब वो वाला एक कंसेप्ट होता है, राइट। अब होता क्या है कि जैसे सपोज को इंडिया इंडिया में पैदा हुआ है तो वो यूएस की सिटीजनशिप ले सकता है। तो सिटीजनशिप इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। रेजिडेंट की बात हम कर रहे हैं, तो आप सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप को मिक्स मत करना, वो दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। इनकम टैक्स में हम रेजिडेंट की बात करते हैं। ठीक है, जो एसएससी होता है वो या तो रेजिडेंट होता है या तो वो नॉन रेजिडेंट होता है। सर, ये हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? भाई, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर सपोज कोई रेजिडेंट है या कोई नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट का मतलब आप मोटा मोटी समझो जो नॉर्मली इंडिया में रहता है, और नॉन रेजिडेंट मतलब जो नॉर्मली इंडिया में नहीं रहता। ठीक है, अगर दोनों इंडिया में, सपोज ये ए बंदा है, ये बी बंदा है, ए और बी अगर दोनों इंडिया में उन्होंने कुछ कमाई करी, तो उनको उसका टैक्स तो इंडिया में पे करना है, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर सपोज ये बंदा फॉरेन में कोई कमाई करता है, फॉरेन इनकम होती है, तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है और वो फॉरेन में कोई कमाई करता है, तो उसको इंडिया में टैक्स नहीं देना। ठीक है, ये एक बहुत जरूरी कंसेप्ट होता है, जिसके लिए हम ये पढ़ते हैं कि भाई पहले तो ये पता लगे ना कि अगर सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी फॉरेन इनकम है, तो आपको टैक्स इंडिया में लगाना है नहीं लगाना, इट विल डिपेंड ऑन द रेजिडेंटशिप। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब रेजिडेंट में भी दो टाइप की चीजें होती हैं कि या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजिडेंट, आर ओ आर बोलते हैं, आर ओ आर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। या तो वो रेजिडेंट होगा, ठीक है, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, हम उसको आर ओ आर बोलते हैं और इसको आर एन ओ आर बोलते हैं। ठीक है, कई जगह हम इसको आर ओ आर और एन ओ आर भी बोल देते हैं। तो अगर मैं आर एन ओ आर बोलूं या एन ओ आर बोलूं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, समझ आई? तो आप समझ जाना। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनआर बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो हमें बच्चों ये समझना है कि हमारा जो, मतलब जो एसएससी है वो रेजिडेंट है। अच्छा, रेजिडेंट है तो कौन सा रेजिडेंट है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? मतलब उसको मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा आर ओ आर है या आर एन ओ आर है। ठीक है, तो ये
कैसे समझते हैं हम, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, देयर आर सम कंडीशंस, इसको बोलते हैं बेसिक कंडीशन। तो मैं कुछ लिख रहा हूं बेटा, बेसिक कंडीशंस ए और बी, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। बेसिक कंडीशन ए होती है और बी होती है, और इसमें होता है कुछ एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, सर एडिशनल कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इनकी नेमिंग ए बी और फर्स्ट सेकंड से ही आप याद रखोगे भाई, ठीक है। तो भाई अगर सपोज ए कंडीशन पूरी हो जाती है या बी कंडीशन पूरी हो जाती है, कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो रेजिडेंट है। अगर कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाता, ना तो ए ना बी, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अभी मैं ए और बी पे आऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी बातें। ए कंडीशन या बी कंडीशन, मतलब सपोज ए कर दी बी नहीं करी तो भी वो रेजिडेंट हो गया। सपोज ए नहीं करी और बी कर दी तो भी वो रेजिडेंट है। मतलब मैं कह रहा हूं इधर, मतलब आपको एक, कोई एक, या तो ये या ये। सर अगर दोनों कर दी तो रेजिडेंट हो ही गया भाई, क्योंकि मैं तो एक एक की डिमांड कर रहा था, आपने तो दोनों पूरी कर दी, तो रेजिडेंट तो है ही बाय डिफॉल्ट। समझ आई? अगर कोई भी नहीं कर पाता तो वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अगर एसएससी कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाता तो वो नॉन रेजिडेंट है, एनआर, ठीक है। सर एडिशनल कंडीशन में क्या होता है? इसमें इसमें मैं लिख देता हूं, इसमें और होता है और इसमें एंड होता है। एंड का मतलब दोनों, एंड का मतलब भाई दोनों, ठीक है, दोनों पूरी करनी है। इसका मतलब अगर सपोज एक कंडीशन पूरी हो गई, एसएससी ने ए करी बी नहीं करी फॉर एग्जांपल, तो रेजिडेंट तो हो गया। अब मुझे आगे पता करना है कि वो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आरओआर है, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आरएनओआर है। तो उसके लिए क्या करते हैं? एडिशनल कंडीशन पे आते हैं। सर एडिशनल कंडीशन में उसको दोनों कंडीशन पूरी करनी है, बोथ। अगर उसने वन एंड सेकंड दोनों कर ली तो आरओआर हो गया, अगर दोनों नहीं करी तो वो आरएनओआर कहलाएगा। समझ आई? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने ए पूरी करी बी नहीं करी, तो भैया रेजिडेंट हो गया। अब मुझे पता करना है कि वो आरओआर है या आरएनओआर है। उसने ये भी कर दी और ये भी कर दी तो आरओआर है, ठीक है। सपोज अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक बंदा है जिसने बेसिक कंडीशन में ए नहीं करी बी कर दी, तो वो रेजिडेंट हो गया। अब ये पता करना है, तो भैया उसने फर्स्ट पूरी कर दी बट सेकंड पूरी नहीं करी, तो मैं उसको बोलूंगा, अच्छा एंड मतलब दोनों, एंड का मतलब क्या होता है? बोथ, एंड का मतलब होता है बोथ। तो इसका मतलब उसने दोनों कंडीशन पूरी नहीं करी, ये करी है पूरी, ये नहीं करी, तो मैं उसको बोलूंगा रेजिडेंट तो है बट वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मुझे उम्मीद है भाई ये समझ आ गया होगा। लेकिन सर अब ये समझा दो ए और बी क्या है, ठीक है। ए और बी हमारी कंडीशन क्या है, ठीक है। इसके लिए मैं अपनी स्लाइड को थोड़ा सा और स्क्वीज करता हूं, ठीक है। यहां पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। बेटा ये हमारा, ये वाला जो साल है, ये वाला जो साल है, ये असेसमेंट ईयर है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं 2025-26, यही पढ़ाया था मैंने। इसका मतलब ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, राइट। ये हमारा असेसमेंट ईयर है, डन है। तो सर हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ये वाला साल है, मैं इसको बोलता हूँ 2024-25। इसको बीच में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि भैया 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है। तो ये हमारा है प्रीवियस ईयर, क्या बोलते हैं इसको? प्रीवियस ईयर। और जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है उसको हम बोलते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। समझ आ रही है? हमारा जो प्रीवियस ईयर होता है वो क्या होता है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो सर ए कंडीशन ये कहती है कि भाई जो एसएससी है वो
प्रीवियस ईयर में, वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज, इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज लिख देता हूं। सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि या तो 182 डेज या 182 डेज से ज्यादा। सर अगर 181 डेज हुआ तो भाई ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। ए कंडीशन है 182 डेज वाली, तो मैं इधर लिख देता हूं, ए कंडीशन है ग्रेटर देन 182 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर। अगर मैं प्रीवियस ईयर लिख रहा हूं तो भाई बाय डिफॉल्ट वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ही है, राइट? समझ आ गई? तो अगर एसएससी इस साल में 2024-25 में 182 डेज रहा है या उससे ज्यादा रहा है तो ए कंडीशन उसने पूरी कर दी। सिंपल सी बात, ठीक है। अब सर बी कंडीशन क्या कहती है? बी कंडीशन कहती है, मैं इसको मिटा दूं, ए कंडीशन समझ आ गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई आप नोट्स बना रहे हो, आप लिख रहे हो, ठीक है। तो मैं इसको अब मिटा देता हूं, राइट। अब बी कंडीशन पे आते हैं। सर बी कंडीशन क्या कह रहा है? बी कंडीशन कह रहा है कि भाई अगेन दिस इज अवर असेसमेंट ईयर 2025-26 और ये हमारा है प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25, ठीक है। ये हमारा है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25, ठीक है। ये हमारा असेसमेंट ईयर है, ये हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है, मतलब बी बी सिचुएशन कहती है कि जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर था उसमें जो एसएससी है वो कितने दिन रहा हो, वो कितने दिन रहा हो, वो रहा हो, अगर मैं, हाँ, वो रहा हो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डेज, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डेज। इसका मतलब इस प्रीवियस ईयर में ही शुड बी इन इंडिया एटलीस्ट 60 डेज को बोलते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ आई? एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत बच्चों को थोड़ी मैथ्स में दिक्कत होती है तो वो एटलीस्ट का मतलब सोचते हैं लेस देन इक्वल टू। भाई आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एटलीस्ट का मतलब होता है आपकी मम्मी ने बोला, किसी सपोज आप 10th क्लास में हो, आपकी मम्मी ने बोला कि आपके एटलीस्ट मैथ्स में 80 मार्क्स आने चाहिए 100 में से। तो सर एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? अगर 80 आएंगी तो मम्मी खुश है, खुश है। 81 आएंगी तो मम्मी खुश है, खुश है। समझ आ रही है? 85 आएंगे तो खुश है, हाँ खुश है। तो मम्मी ने बोला एटलीस्ट 80 आने चाहिए, तो 80 आए या 81 आए या 85 आए तो मम्मी खुश है। लेकिन अगर आपके 70 मार्क्स आए तो मम्मी खुश नहीं है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 80 या 80 से ज्यादा। समझ आई? तो ये होता है एटलीस्ट का मतलब, जिसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर पिछले साल में तो वो 60 दिन या 60 से ज्यादा दिन रहा हो, ये प्लस इसके पहले जितने भी साल हैं, बोलो इससे पहले भी हमारे प्रीवियस ईयर होते हैं। तो ये जो येलो से मैं मार्क कर रहा हूं इसको बोलते हैं, या चलो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है। इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो ये वाले जो साल हैं, ठीक है, इससे पहले भी हमारे प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाले जो 4 प्रीवियस ईयर है बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है, दिख रहा है बोर्ड में? इससे पहले जो 4 प्रीवियस ईयर है उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब मैं इन 4 साल को पता क्या बोल रहा हूँ? 4 इयर्स, 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो मेरा जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पहले वाले 4 साल। सर इससे पहले वाले 4 साल नहीं, नहीं भाई, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल। इसका मतलब ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, इससे पहले वाले 4 साल। इन 4 सालों में मिला के, इन 4 सालों में मिला के इनका टोटल हम करेंगे तो इन 4 सालों में मिला के उसका जो स्टे होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब दिस 365 डेज। इसका मतलब 365 डेज और मोर। तो ये बी कंडीशन कहती है भाई।
बी कंडीशन क्या कहती है, दोबारा समझ लो, जो असेसमेंट ईयर उससे पहले वाला जो साल होता है और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है, उसमें 60 या 60 डेज से ज्यादा एंड उसके साथ साथ मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। समझ आई? ये नहीं कि ये हो गया ये नहीं हुआ तो फिर बी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, या ये हो गया ये नहीं हुआ तो बी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है भाई। तो बी कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब प्रीवियस ईयर में उसका स्टे ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डेज हो और उसके पहले वाले जो 4 साल हैं उसमें टोटल मिला के, मतलब सपोज इसमें 10 दिन रहा, इसमें 20 दिन रहा, इसमें 30 दिन रहा, ठीक है, और इसमें रहा 340 दिन, तो चारों का मिला के हमारा 365 से ज्यादा हो गया, राइट? तो हम इसको मान लेंगे, राइट? इन चारों को मिला के हमारा 365 डेज या मोर होना चाहिए, तो हमारी ये बी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। मैं भाई बी अब इधर नहीं लिख रहा, इधर मैं बस टिक मार लूँ, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? आप इसको लिख लो भाई, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना, ठीक है? क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे फिर बाद में आपको ना रिवीजन करने में बड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है? अच्छा, ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं मेरा एक अपना सीक्वेंस चल रहा है, मैंने आपको बताया था हमारे 5 हेड होते हैं, उससे पहले कुछ चीजें होती हैं और उन चीजों को अच्छी तरह समझाने के लिए मुझे जो जो कंसेप्ट चाहिए वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। हालांकि उसके स्टार्टिंग के जो थियोरिटिकल कंसेप्ट हैं, समझ आ रही है, वो मैं बाद में टेक ओवर करूंगा। अभी मैं बेसिक कंसेप्ट में वो वाली चीजें उठा रहा हूँ जो आपको बाकी 5 चैप्टर समझने में आपको हेल्प करेंगे, राइट? चलो, बी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब हम इसको मिटा देते हैं, अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं भाई नेक्स्ट फर्स्ट कंडीशन पे। किस पे आते हैं? फर्स्ट कंडीशन पे, राइट? तो सर फर्स्ट कंडीशन, एडिशनल कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक है? मतलब आपको ए और बी समझ आ गई। अगर कोई भी एसएससी ए कवर करता है या बी कवर करता है तो वो रेजिडेंट हो जाता है, अगर कोई भी नहीं होता तो नॉन रेजिडेंट हो गया, ठीक है? अच्छा, आर ओ आर के लिए उसको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है? अगर वो रेजिडेंट हो गया है तो आर ओ आर के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सर अगर नॉन रेजिडेंट हो गया तो फिर तो चेक करने की, आगे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सपोज दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर आपको फर्स्ट एंड सेकंड नहीं करना भाई आगे। वो तो अगर ए भी नहीं है बी भी नहीं है तो कोई भी कंडीशन नहीं है तो नॉन रेजिडेंट हो गया, खत्म कहानी, ठीक है? चलो, अब भाई ये हमारा असेसमेंट ईयर है, आप सबको पता है, और ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है? ये हमारा असेसमेंट ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है? क्वेश्चन फर्स्ट वाला पॉइंट कहता है कि भैया रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल में 2 में वो रेजिडेंट होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है? इसको मैं दूसरे पेन से शो कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब इससे पहले वाले छोटा छोटा करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले वाला साल ये होगा, ये होगा 23-24, इससे पहले वाला साल ये होगा, इससे पहले वाला साल ये होगा, ऐसे 10 साल, ऐसे ऐसे 10 साल, ठीक है? मैं 10 साल बना रहा हूँ, आप समझ लो कि सपोज छोटे छोटे बना दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? बोर्ड में दिख रहा ना? हाँ, तो मान के चलो ये 10 साल है। कितने साल है ये? 10 साल, ठीक है? इन 10 साल में, इन 10 साल में ये 10 ईयर्स है, मैं इधर लिखता हूं भाई, ये कितने हैं? 10 ईयर्स है। इन 10 साल में वो 2 साल में, 2 ईयर्स में वो रेजिडेंट होना चाहिए, 2 ईयर्स में वो रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है? ही शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट, सर एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है? एटलीस्ट 2 साल में वो रेजिडेंट होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भैया इस साल को चेक करो, क्या इस साल में रेजिडेंट है? सर इस साल में रेजिडेंट के लिए फिर वो इस साल के लिए ए और बी कंडीशन चेक करो, समझ आ रही है? सर इस साल के लिए रेजिडेंट कैसे चेक करेंगे कि भाई ए और बी कंडीशन, कि भैया प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है और पिछले 4 साल में वो 365 डेज या उससे ज्यादा रहा है। तो हर साल के लिए प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा और उसके पहले वाले 4 साल चेंज हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पिछले वाले जो 4 साल हैं, पिछले वाले 10 साल, उनको हमें एक एक करके चेक करना है, ठीक है?
और उसमें किसी 2 साल में ऐसा होना चाहिए कि वो रेजिडेंट आ गया। तो अगर किसी भी 2 साल या 2 से ज्यादा, भाई सिंपल सी बात है, हमें तो मिनिमम 2 चाहिए भाई, अगर 2 पे आ गया तो कहानी क्लियर है, ठीक है। तो वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो बोलो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि भाई ये हमारा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर है, इसमें कुछ नहीं देखना। प्रीवियस ईयर से जो हमारे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पहले वाले जो 10 साल हैं, उन 10 सालों में किसी भी 2 साल में वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो सर रेजिडेंट के लिए जैसे हमने चेक किया, तो वो इस साल के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस साल के लिए, इस साल में वो रेजिडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो हम ए और बी कंडीशन कि भैया जो उसके प्रीवियस ईयर में वो रहा है नहीं रहा है ना, 182 डेज, और उससे पहले वाले 4 सालों में। तो ऐसे ये एक बहुत, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बट ऐसा क्वेश्चन कोई आता नहीं है कि हाँ भाई आपको इसको भी चेक करना पड़े। क्वेश्चन खुद ही देता है कि भैया उससे पहले वाले 10 सालों में वो 3 साल रेजिडेंट था, 2 साल रेजिडेंट, तो ऐसे खुद क्वेश्चन खुद ही दे देगा। लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से 10 साल में हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा में वो रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। सर ये फर्स्ट कंडीशन तो हमें समझ आ गई, ठीक है। अब आते हैं भाई सेकंड कंडीशन पे। किस पे आते हैं? सेकंड कंडीशन पे। तो सर सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन कहती है कि जो प्रीवियस ईयर हमारा, देखो इसको मैं व्हाइट पेन से दिखाता हूँ, ये हमारा प्रीवियस ईयर, ये हमारा असेसमेंट ईयर है, ये हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है। अब जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पहले वाले 7 साल, 1 2 3 4 5 6 7, उससे पहले वाले जो 7 साल हैं, ठीक है, उससे पहले वाले 7 साल में टोटल मिला के वो 730 डेज या उससे ज्यादा, टोटल मतलब 730 डेज, ये डेज है, ठीक है, उसको इंडिया में रहना है, ठीक है। कितने सालों में? सर जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पहले वाले 7 सालों में मिला के उसका जो स्टे इंडिया में होना चाहिए वो 730 या 730 से ज्यादा होना चाहिए। ये बी कंडीशन, मतलब सेकंड कंडीशन है। बी नहीं बोलेंगे भाई, ए और बी यही है, फर्स्ट सेकंड ये है। सर इसको फर्स्ट सेकंड, इसको ए भी नहीं, भाई मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं ए बी के हिसाब से ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप रिवाइज भी करोगे तो आप ऐसे बोलोगे, अगर ए या और बी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ए और वर्ड यूज करो, और का मतलब या, समझ आ रही है, या तो ये या ये, ए और बी हो गई तो वो रेजिडेंट है। अब आर ओ आर कैसे पता लगेगा? कि इसके बाद दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट वाली भी एंड ए एंड डी, एंड यूज कर रहा हूं, एंड सेकंड वाली भी होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गई? सर अगर ए और बी दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको एकदम क्लियर हो चुका है, एकदम, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। जो क्योंकि मैं ना, देखो अगर एक चैप्टर में इतने कंसेप्ट होते हैं, इतने कंसेप्ट होते हैं, अगर तो मैं आपको अभी वही, मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आपको आने वाले जो चैप्टर हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। आने वाले चैप्टर अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर मैं इन्हीं की थ्योरी में खो गया, समझ आ रही है, तो मैं बता रहा हूं आपके लिए इनकम टैक्स बहुत बोरिंग हो जाएगा। बहुत प्रोविजन है, बहुत चीजें हैं। तो हम आपके डीयू के सिलेबस के हिसाब से जो जो चीजें रेलेवेंट हैं, मैं उस हिसाब से सीरीज बना रहा हूं। लास्ट में फिर हम अपना थ्योरी वगैरह की वीडियो बना के इसको एंड करेंगे, ठीक है। चलो अब आता है भाई, ये एक होता है न्यू टैक्स रिजीम, एक होता है ओल्ड टैक्स रिजीम, दो तरीके होते हैं, ठीक है। सरकार दो ऑप्शन देती है, या तो आप टैक्स इस हिसाब से भर दो या इस उस हिसाब से भर दो, ठीक है। तो एक होता है ओल्ड वाला, ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। तो भाई मैं ओल्ड टैक्स रिजीम अभी समझा रहा हूं, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं न्यू टैक्स रिजीम समझाऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम? ये कहता है कि भाई 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है वो आदमी जो नॉर्मल, मतलब वो अभी बुढ़ा नहीं है, ठीक है, मतलब वो 60 साल से कम है, जिसकी एज
60 साल से कम है, 60 साल का हो गया तो वो देखो, ठीक है, एक आदमी है जिसकी एज 60 साल से कम है, ठीक है, इसको बोलते हैं एज उसकी कितनी है, लेस देन इक्वल, लेस देन सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है, लेस देन 60 ईयर्स है, ठीक है। या तो वो इंडिया का बंदा हो जिसकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, ठीक है, और इस केस में नॉन रेजिडेंट भी आते हैं। सर अगर ये 3 टाइप की स्लैब बताऊंगा मैं आपको, 3 स्लैब होती है भाई, ठीक है। एक स्लैब उसके लिए है वो बंदा, इंडिया का बंदा जो 60 साल से कम है, जो जवान है, समझ आ रही है, समझ लो, जो जवान है, जो नौकरी कर रहा है अभी, समझ आ रही है, 60 साल में रिटायरमेंट हो जाती है, तो भैया ये बंदा वो है जो जवान है, ठीक है। और ये वो वाला, ये इंडिया का बंदा है, और ये वो वाला बंदा है जिसकी एज 60 से 80 ईयर्स तक है, ठीक है, 60 से 80 ईयर्स तक है, मतलब 60 का हो गया, 60 के इक्वल है, और 80 से लेस है ये, ठीक है, मैं इधर लिख नहीं रहा बट आप समझ लेना, ठीक है, क्योंकि 60 का होते ही वो इसमें आ गया, इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन, ठीक है, ठीक है। तो वो सीनियर सिटीजन के लिए हम ये वाला स्लैब बनाएंगे, और अगर वो 80 पार कर गया, ठीक है, अगर वो 80 या 80 से ज्यादा है उसकी एज, तो हम उसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, क्या बोलते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। 3 टाइप के लोग होते हैं, एक जिसकी एज 60 से कम है, एक जो 60 से 80 है, तो हम उनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और जो 80 का हो गया, देखो ये वाला बंदा ना 80 का भी हुआ नहीं है, चाहे एक दिन कम हो, गॉट इट, तो वो इस स्लैब में आएगा, लेकिन जिस दिन वो 80, जैसे 80 का हो गया तो वो इस स्लैब के अंदर आ जाएगा, ठीक है, राइट। और सर अगर कोई फॉरेन, मतलब कोई नॉन रेजिडेंट है और वो 80 साल का है, तो किस में आएगा, तो भैया अगर फॉरेन मतलब नॉन रेजिडेंट है, तो सरकार कहती है कि भैया हम तुम्हें अपने देश में एडवांटेज नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर वो नॉन रेजिडेंट है, चाहे वो 65 ईयर्स का हो, चाहे वो ये किसकी बात हो रही है, रेजिडेंट की बात हो रही है, ये रेजिडेंट, ये रेजिडेंट, ये रेजिडेंट, ये रेजिडेंट की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर सर कोई नॉन रेजिडेंट है जो 65 ईयर्स का है, तो उसको इस स्लैब में नहीं डालेंगे, उसको इसी स्लैब में डालेंगे। सर कोई नॉन रेजिडेंट है जो 85 ईयर्स का हो, उसको इस स्लैब में नहीं डालेंगे, उसको इसी स्लैब में डालेंगे, तो इसीलिए मैंने इधर नॉन रेजिडेंट भी लिख दिया, ठीक है। और जो HUF और BOP और ये सब भी SSC माने जाते हैं, तो वो भी सब इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, वो भी सब बच्चों इस कैटेगरी में आएंगे। तो मैं पहली कैटेगरी आपको समझा देता हूँ, ठीक है, पहली कैटेगरी आपको समझा देता हूँ। अच्छा, इसमें नॉन रेजिडेंट आते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनके अलावा जो भी सब है वो इधर आते हैं, जैसे HUF, BOP, BOI, AJP, इन सबको भी हम SSC मानते हैं, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। चलो, तो सर इसके लिए रूल क्या होता है, अब रूल ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से आप टैक्स निकालना सीखोगे। अगर जीरो से, मैं इधर लिख देता हूं, अगर जीरो से इनकम है 2,50,000 तक, अगर जीरो से इनकम कितनी है, 2,50,000 तक, तो जो आपको टैक्स रेट है, इधर मैं लिख देता हूं टैक्स रेट, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। और सर अगर इनकम है 2.5 लाख, 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक, तो आपको जो टैक्स पे करना है वो करना है 5%। कितना पे करना है, 5%, ठीक है।
अगर आपकी इनकम 5 लाख, मैं एक इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि 5 लाख किसमें इंक्लूड होगा। भैया इसका मतलब 5 लाख यहाँ पे आएगा, और 5 लाख से ऊपर हो गया, 1 रुपया भी ऊपर हो गया तो यहाँ पे आएगा। 5 लाख से 10 लाख तक अगर इनकम है तो 20% होता है, और 10 लाख, और 10 लाख एक से लेकर अबव, या मैं इसको लिख दूं 10 लाख 1 एंड मोर, अगर ये हो या इससे ज्यादा हो तो हमारा कितना लगता है, 30% लगता है। ठीक है सर, ये क्या है, ये आप एक बार ध्यान से समझा दो, क्योंकि भैया बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आता है। ठीक है, चलो मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। राइट, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे इस जगह को दूसरे पेन से यूज कर रहा हूँ। भाई अगर सपोज किसी की इनकम फॉर एग्जांपल 12 लाख है, मतलब एक बंदा है जिसकी इनकम 12 लाख है। ठीक है, ए बंदा है जिसकी एज 59 ईयर्स है और उसकी इनकम है 12 लाख, टैक्सेबल इनकम है 12 लाख। ठीक है, तो सर उसको टैक्स कितना देना है, तो बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर 12 लाख तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो 12 लाख का 30%। तो बच्चे क्या करते हैं, 12 लाख का 30% निकाल देंगे, क्या देंगे कि ये टैक्स हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 12 3 36, तो सर उसको तो 3,60,000 रुपए टैक्स देना है। ठीक है, ये बच्चे करते हैं, और जो कि एकदम गलत है। ठीक है भाई, एकदम गलत है। आपने भी शायद सोचा होगा बहुत बच्चों ने कि अच्छा 12 लाख इसमें लाई कर रहे तो 12 लाख का 30% हम टैक्स लगा देंगे, एकदम गलत है। ठीक है, करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, करना क्या है वो मैं आपको एकदम समझा रहा हूँ, एकदम समझ लेना। ठीक है भैया, ये जो पैसे है ना, इसको हम लिफाफों में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं, लिफाफों में डाल देते हैं। और कितने कितने रुपए लिफाफे में डालने हैं, 2.5 लाख, मतलब पहले लिफाफे में 2.5 लाख रुपए डाल दो। सर ये दूसरा लिफाफा है, बता दूसरे लिफाफे में कितने रुपए हैं, सर 2.5 लाख से 5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख रुपए। आप समझ रहे हो, इसमें 5 लाख रुपए नहीं है, इस लिफाफे में 2.5 लाख रुपए डलेंगे। इस लिफाफे में कितने रुपए डलेंगे, 5 लाख। तो पहले लिफाफे में 2.5 लाख रुपए डाल दो। अब 12 लाख रुपए है ना, तो बताओ आप कितने लिफाफे बनाओगे, पहला लिफाफा बनाओ उसमें 2.5 लाख रुपए डाल दो, दूसरा लिफाफा बनाओ उसमें 2.5 लाख रुपए डाल दो, तीसरा लिफाफा बनाओ उसमें 5 लाख रुपए डाल दो। तो हमारे 2.5 2.5 5 और 5 10 लाख रुपए आ गए। हमारी इनकम 12 लाख है। इसके लिफाफे में कितने डलेंगे, जो चौथा लिफाफा है उसमें कितने डलेंगे, सर 2 लाख बचे ना, तो 2 लाख रुपए डाल दो बस। हर लिफाफे का अलग रेट दिया हुआ, सिंपल। इसका मतलब जो पहला लिफाफा है जिसको मैं ऐसे लिखूंगा 0 से 2.5 लाख रुपए तक, हमें कोई टैक्स नहीं देना, निल। ठीक है, अब सर 2.5 लाख, एक 2,50,000 एक से लेकर 5 लाख तक हमें टैक्स देना है। सर इसमें कितने, ये दूसरा लिफाफा था, इसमें कितने रुपए थे, 2.5 लाख रुपए थे। तो सर 2.5 लाख रुपए का 5%, 2.5 लाख रुपए का 5% लगा लो, इसमें 2.5 लाख रुपए थे ना, तो 2.5 लाख रुपए का 5%, तो ये हो गया 5,020 5,011 12 12,500 आ गया भाई। तो इस वाले लिफाफे पे 12,500 का टैक्स लगेगा। समझ आ रही है। तो तीसरा लिफाफा उठाओ, सर तीसरा लिफाफा कितने रुपए का है, तीसरा लिफाफा में कितने रुपए डाले थे भाई, 12 लाख थी ना इनकम, तो इसमें 2.5 डल गए, इसमें 2.5 डल गए, इसमें 5 डले, 5 लाख से 10 लाख तक। समझ आ रही है। तो 5 लाख रुपए, सर 5 लाख रुपए पे कितना टैक्स निकालेंगे, सर 5 लाख रुपए पे तो 20% टैक्स है, तीसरे लिफाफे में 20% टैक्स लगता है, तो सर इसका 20% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5 2 10, तो ये 1 लाख रुपए आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो तीसरा लिफाफा था जिसमें 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक डले थे, उस पे हमारा टैक्स आ गया 10,000 रुपए।
ठीक है, आप देखो पहले वाले जो 2.5 लाख रुपए हैं, $10,000 नहीं है भाई, 1 लाख है। आई एम सो सॉरी, यहां मैंने 1 लाख लिखा है, यहां मैं गलती से 10,000 लिखा हूं। 1 लाख, ठीक है। तो इस पे हमारा टैक्स 1 लाख रुपए लगा, ठीक है सर। उसके बाद कितने रुपए बचे? इस लिफाफे में कितने रुपए डाले थे सर? 2 लाख, क्योंकि 2.5 इसमें यूज हो गए, 2.5 इसमें यूज हो गए, 5 इसमें यूज हो गए, 2 लाख बचे। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 10 लाख 1 से लेकर 12 लाख तक, क्योंकि हमारी इनकम 12 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए बचे। कितने रुपए बचे? 2 लाख। तो सर 2 लाख रुपए पे टैक्स कितना हुआ सर? 30% हुआ। चौथा लिफाफा ना, उसमें 30% टैक्स लगेगा। तो ये कट गया, ये कट गया, 3 4 60,000। सर यहाँ पे टैक्स आया मेरा 60,000। समझ आ रही है? तो इनको टोटल करूंगा तो 1,72,500। क्या ये बात समझ आ रही है? बताओ। आपको वो नहीं करना डायरेक्ट स्लैब में डाल दिया और हमारा आंसर आ गया, नहीं भाई, ये हमारा टैक्स ऐसे निकलता है। तो अभी मैंने यहां तक स्टेप बताया, बोलो अभी तक मैंने यहां तक स्टेप बताया है। ये आपको, मुझे उम्मीद है कि भाई ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ चुका है, ठीक है। डन है? डन। इसके बाद क्या करना है वो अभी मैं इकट्ठे बता दूंगा, राइट। तो इस केस में ये करना है। अब सर बाकी जो केसेस हैं, बाकी केसेस अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझ आ जाएगा। बस मैं स्लैब रेट बता देता हूँ भाई, ठीक है। क्या बता देता हूँ? स्लैब रेट। मुझे उम्मीद है भाई ये आपने लिख लिया होगा, एक एग्जाम्पल ले लो ताकि आपको, और जो मैंने वो गलत करके दिखाया था ना उसको भी लिख के ऐसे काटो कि दिस, हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है, राइट। तो वहां हमारा जो आ रहा था 12 लाख का, कितना आ रहा था? 30% कर रहे थे तो 3,60,000 आ रहा था भाई। 3,60,000 नहीं, 1,72,500, अगर मेरी टोटलिंग सही है, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलो सर, अगर 60 to 80 ईयर्स वाला बंदा है तो यहाँ पे 2.5 लाख के बदले 3 लाख हो जाता है। बस यहाँ पे 2.5 लाख के बदले 3 लाख हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं 3 लाख। इसको मैंने कर दिया 3 लाख, बाकी, और फिर इसको भी 3 लाख करना पड़ेगा, ये भी है ना। फिर 3 लाख 1 से स्टार्ट होगा ना, ये भी, राइट। स्लैब में और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारी स्लैब होगी, वो हमारी स्लैब क्या बता रही है भाई कि 0 से 3 लाख नील, सेम टैक्स रेट, सेम सेम रहेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। 3 लाख से 5 लाख तक 5%, तीसरे लिफाफे में 20%, चौथे लिफाफे में 30%। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो भाई ये इस स्लैब में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। वो बस पता क्या है, जैसे सपोज ये सीनियर सिटीजन है, तो हम सपोज कोई बंदा, मतलब सपोज 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की कमा रहा है, तो हम उसको बोल देंगे भाई तेरे को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो जवान बंदा वो 2.5 लाख रुपए तक कमा रहा है, तो हम उसको बोल देंगे तेरे को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके और भी इम्प्लीकेशंस हैं, वो हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे ना इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो जो सुपर सीनियर सिटीजन है, क्योंकि सरकार चाहती है कि भैया जितनी एज ज्यादा होती है ना उसको थोड़ा रिलैक्स करना चाहती है, क्योंकि जब एज बढ़ती जाती है तो आपकी कमाई के साधन कम हो जाते हैं, आपके मेडिकल बिल्स बढ़ जाते हैं। तो सरकार चाहती है चलो ठीक है भाई, हम कम टैक्स लेने की कोशिश करते हैं। तो सर इस सरकार ने इन दोनों को मिला दिया, मतलब देखो यहाँ पे 0 to 5 लाख, इन दोनों को मिला दिया और इसका टैक्स रेट कर दिया नील। क्या कर दिया? नील। बाकी इसका सेम रखा है। इस तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। शायद आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर देता हूँ।
ठीक है, चलो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख, 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख। तो सर इसमें इन दोनों को स्क्वीज कर दिया, उसको निल कर दिया, मतलब 5% को भी निल कर दिया एक तरीके से। और यहाँ पे वो अब नॉर्मली रखा है, यहाँ पे 20%, ठीक है। और अगले में 10 लाख 1 और मोर, तो वहां पे 30%, ठीक है। वहां पे कितना रखा है बच्चों, 30%। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसमें एक बार समझ आ गया तो टैक्स तो वैसे निकालना है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जिसकी इनकम होगी उसको उस स्लैब के हिसाब से आप अपना टैक्स निकालोगे, ठीक है। बोलो ये बात समझ आ गई। चलो एक छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, एक्स इज अ नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया एक्स जो है, मिस्टर एक्स है, वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसकी इनकम है 8,30,000, 8,30,000, ठीक है भाई। अब आप बता दो कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, ठीक है भाई। अच्छा मैं बेटा क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, अभी बेसिकली मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी शो करूंगा, बट अभी मेरे पास नोट्स राइट नाउ अभी अवेलेबल नहीं है, तो 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप चलो इसको ऐसे ही बताओ, 8,30,000 उसकी इनकम है, ठीक है, और वो नॉन रेजिडेंट है। तो हम क्या करेंगे, उसकी स्लैब रेट क्या होगा बताओ सर। उसके लिए स्लैब रेट कौन सा देखें सर, एज तो दी नहीं हुई। अबे भाई इसमें एज हमें चाहिए भी नहीं थी, चाहे वो एज कोई भी बोलता, तो हम क्या बोलते हैं, हम ये वाला ही टैक्स रेट स्लैब रेट लगाते हैं। तो बताओ हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भैया 0 से 2.5 लाख तो निल हो गया, ठीक है, उस पर तो कोई टैक्स नहीं देना। दूसरे लिफाफे में कितने होंगे, 2.5 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक, 2.5 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स देना है, ठीक है। अच्छा इससे ऊपर होगा तो वो टैक्स टैक्स का कितना अमाउंट आना है वो आपको याद ही हो जाएगा। तो 12,500 निकला था ना पिछली बार, ये सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि है तो 2.5 लाख, वही सेम 2.5 लाख का मैं दोबारा करूंगा 5%, 12,500 ही आएगा। फिर 5 लाख 1 से लेकर 8,30,000 तक, 8,30,000 तक, ये कितने हो गए सर, इसमें से 5 लाख माइनस करो तो ये हो गए 3,30,000। तो 3,30,000, 3,30,000 पे आपको कितना निकालना है, 20%। तो मैं इधर निकाल लेता हूँ, 3,30,000 का 20%, ठीक है। ये 0 कटी, ये 0 कटी, 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया 66,000। कितना हो गया बच्चों, 66,000, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आया वो आया 78,500। कितना आया, 78,500, ठीक है भाई। इसमें हमारा सेस भी लगता है, क्या लगता है, सेस, CESS, ठीक है। ये भाई एक एडिशनल टैक्स होता है जो कि जो भी आपका टैक्स बना, उसका 4% टैक्स लगता है, ठीक है। तो अगर आप 78,000 का 4% निकालोगे, 78,000 का 4% निकालोगे सर, ये सेस हर बार लगता है, हर बार लगता है भाई, ठीक है। जो भी आपका टैक्स पेबल होता है ना, उसमें 4% आप ऐड कर देते हो, उसमें 4% आपको ऐड करना है सेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,140, इसका 4%। तो जो आपका टोटल आया 8,1,640, दिस इज योर टैक्स पेबल, ठीक है। दिस इज योर फाइनल टैक्स पेबल। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है, बात क्लियर है भाई।
चलो ठीक है। अब सर इसमें एक बात और है, अब इसमें भाई एक चीज होती है उसको बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं उसको? रिबेट। ठीक है सर, रिबेट का क्या कंसेप्ट होता है? अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो आपको जो टैक्स देना है, आपको आपको 12,500 की मैक्सिमम रिबेट मिल जाती है। ठीक है, आपको जो मैक्सिमम रिबेट मिलती है वो कितनी मिलती है? 12,500 की। इसका मतलब ये होता है कि भैया 5 लाख तक आपको छूट है। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? एक क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है। ठीक है, मिस्टर एक्स रेजिडेंट है। ठीक है, अब सर रेजिडेंट कौन सा है? आर ओ आर या आर ओ एन आर क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो भैया हम रेजिडेंट से काम चला लेंगे। ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर उसकी जो इनकम है वो है 4,30,000। उसने कितना कमाया है? 4,30,000। तो सर अभी आपने एक रिबेट वाला कंसेप्ट बोला था कि जिसकी किसी की इनकम 5 लाख तक है तो उसको मैक्सिमम 12,500 का रिबेट मिल जाती है। ठीक है, उसको मैक्सिमम 12,500 की रिबेट मिल जाती है। तो सर वो रिबेट का क्या चक्कर है भाई? इसकी इनकम पे हम ऐसे लगाते हैं 0 से 2.5 लाख, ये होगा ना, 0 से 2.5 लाख नील। सर अगर किसी की एज और ये सब नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हो, तो पहले वाला स्लैब ही बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। ठीक है सर, अगर उस क्वेश्चन को सेकंड स्लैब वाला क्वेश्चन देना है तो वो एज मेंशन करेगा, थर्ड वाले के लिए एज मेंशन करेगा। अगर सपोज, और फर्स्ट वाले के लिए भी एज मेंशन कर सकता है, बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट वाला स्लैब लेके क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो सर दूसरा क्या था? 2.5 लाख एक से लेकर कितने हैं? 5 लाख तक होनी चाहिए, बट इसकी इनकम ही कम है ना, तो 2.5 लाख एक से लेकर 4,30,000 तक। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1,80,000। कितना हुआ? 1,80,000 हुआ ना भाई ये। अगर मैं इसको ऐसे निकालू 1,80,000, तो 1,80,000 पे कितना टैक्स देना है सर? 5%। ठीक है, तो 1,80,000 का 5% निकालें 5 तो भाई ये आ गया 9,000। कितना आ गया? 9,000। सर और तो लिफाफे इसके बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? टोटल इसका हो गया 9,000। कितना हो गया? 9,000। इसके बाद भाई, इसके बाद हमें क्या करना है? क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, बोलो इसकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो हम क्या करेंगे? इसमें रिबेट देंगे। इसको क्या देंगे? रिबेट। हम माइनस करते हैं, लेस करते हैं, इधर लिखेंगे ऐसे कि लेस कर रहे हैं क्या? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अच्छा, ये रिबेट कौन से सेक्शन के अंदर मिलती है? 87A। तो आपको आपको लिखना भी है कि अंडर सेक्शन 87A की रिबेट मिल रही है। और रिबेट हमें मैक्सिमम कितनी मिल सकती है सर? 12,500। तो क्या मैं 12,500 लिखूं? नहीं भाई, मतलब अगर सपोज ये अमाउंट 12,500 होता तो मैं 12,500 लिखता, सपोज ये अमाउंट 12,600 होता तो मैं 12,500 लिखता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट वो 12,600 कभी होगा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। अगर ये अमाउंट 11,000 होगा तो 11,000 लिखेंगे, 12,500 नहीं लिखेंगे। 12,500 मैक्सिमम। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि 9,000 आपका टैक्स बन रहा है, सरकार आपको 12,500 की रिबेट दे रही है, तो बाकी पैसे सरकार आपको देगी। सरकार क्यों आपको पैसे देगी? सरकार कह रही है भैया हम तो आपको छूट दे रहे हैं। तो अगर आपका 9,000 ही टैक्स बन रहा है तो मैक्सिमम 12,500 की थी, तो 9,000 का ही आपको रिबेट मिल जाएगी, और आपका जो टैक्स होगा वो क्या बनेगा? निल। सर इसके ऊपर सेस लगे? अरे भाई निल पे सेस लगाओगे क्योंकि ये जो अमाउंट आता है ना रिबेट माइनस करने के बाद उसी पे सेस लगता है, तो भैया निल पे सेस लगाओ। निल का मतलब जीरो का, सपोज आप 4% करो, जीरो ही तो आएगा, तो इस पे सेस नहीं लगेगा फिर आगे, राइट? मतलब लगाओगे तो जीरो ही आएगा। तो ये आपका टैक्स पेबल आ गया। तो इस बंदे को कोई भी टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि सर एक बार बताओ ना, इसकी इनकम 4,30,000 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर हमने तो स्लैब में पढ़ा था कि 2.5 लाख रुपए तक कुछ नहीं देना। इसका मतलब आप समझ लो 4,30,000 वाले को भी कुछ नहीं देना, इनफैक्ट 5 लाख वाले को भी कुछ नहीं देना। बताओ, जीरो से अगर 5 लाख इनकम होती है, 0 से 2.5 नेल था, और 2.5 से 5 12,500 था।
टोटल 12,500 आता तो उसको 12,500 तक की रिबेट मिल सकती है, उसको रिबेट ही 12,500 की मिलेगी। इसका मतलब लॉजिक क्या है कि भैया 2.5 लाख रुपए तक की इनकम नील नहीं है, 5 लाख तक की इनकम नील है, राइट। बोलो बात समझ आ रही है भाई? सर समझ आ गई है, ठीक है। तो ये था हमारा ओल्ड स्लैब रेट, ठीक है। और अगर सपोज एज दी होगी तो उस स्लैब रेट के हिसाब से आप अपना काम कर लोगे, ठीक है भाई। चलो आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये स्लैब रेट में टैक्स कैसे निकालते हैं, ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव टू द न्यू स्लैब रेट, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।